हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैटर के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं आज चाहता हूँ कि ये चैप्टर को मैं आज एंड कर दूँ, ताकि सारे चैप्टर से रिलेटेड मुझे बहुत सारे और टेस्ट लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने मैटर के स्टेट चेंज होने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस थे। पहला जो था भाई चेंजिंग द टेम्परेचर, जो आपने पहले देख लिया। अब मैं यहाँ से इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाई चेंज द प्रेशर। तो इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इक्वेशन समझाना चाहता हूँ, और ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझने के मिलेंगे, तो इसलिए आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, रेडी हो जाइए। सो स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेशन बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम लोग को ये बात समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपको ये टेम्परेचर और जो प्रेशर के बीच का जो रिलेशन होता है ये इन्वर्सली होता है। और इन्वर्सली का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप प्रेशर को चेंज करोगे देन टेम्परेचर भी उसकी अपोजिट रेशियो में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये बात आपको समझना होगा कि आप ये समझ रहे हो कि जो टेम्परेचर है प्रेशर के इन्वर्सली है। इसका मतलब कि आपने प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज़ किया, तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एक बार और सोचें कि अब यदि आप प्रेशर को क्या करो, इंक्रीज करो, तो इस सिचुएशन में आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसलिए आप इस चीज़ को नोट कर लो। अब इस चीज़ का ध्यान दें कि आप केवल रिटन नोट्स को ही अपनी कॉपी में नोट ना करें, कुछ बातों को आप सुने जो मैं बोल रहा हूँ, उन सारी बातों को सुन के समझ के इसको भी आप नोट किया करिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस सिलेंडर, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड। तो आप देखेंगे कि जो गैस उस गैस सिलेंडर में भरा हुआ है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो डिस्टेंस सेपरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड, और गैस उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। ऑन लोअरिंग टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, बिलो हो गया। अब टेम्परेचर बिलो होने का मतलब ये हुआ कि उस सिचुएशन में आपने प्रेशर को क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज हुआ, जैसे ही आप गैस सिलेंडर को कंप्रेस कर रहे हो तो उस सिचुएशन में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होके उस गैस के पार्टिकल्स को जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर दे रहा है, जिसके कारण गैस पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, लिक्विफाइड हो जा रहा है। मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके। और यदि मैं इसके जस्ट उल्टा अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, अपोजिट, कि यहाँ पे तो आपने क्या किया हुआ है, प्रेशर को इंक्रीज किया तो गैस सिलेंडर के जो पार्टिकल्स हैं वो रिड्यूस हो गया। उस सिचुएशन में वो गैस किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, लिक्विड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट सोचें कि यदि आप क्या करते हो कि प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे, प्रेशर को जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, जिस वजह से ही अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, जो मैं अभी आपको आगे भी समझाने वाला हूँ। तो ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, जैसे आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा पास आ गए, मतलब उसकी डिस्टेंस को आपने क्या किया हुआ है, रिड्यूस कर दिया। ओके। तो आगे हम चलते हैं।
अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप समझ लीजिए। अभी मैं पीछे ये बताया, एक सेकेंड, अभी ये बताया कि आप लिक्विड को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे किस में, गैस में। तो आप प्रेशर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, ओके, टेम्परेचर को इंक्रीज किया हुआ है। तो उस सिचुएशन में लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है गैस में। अब यदि आपको गैस को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करना है, तभी आप, मैंने बताया कि जब एलपीजी गैस सिलेंडर को कंप्रेस करते हो, मतलब उसकी प्रेशर को इंक्रीज करते हो, उस सिचुएशन में इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उस सिचुएशन में ये आपका जो सिलेंडर में गैस भरी रहती है, वो ट्रांसफॉर्म होकर किस में चला आता है, लिक्विड फॉर्म में चला आता है। तो इस चीज़ को मैं समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ को ध्यान दें। एलपीजी गैस में दो इम्पोर्टेंट ये गैस फिलअप होती है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब इस चीज़ को समझना है कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये भी आपको बताना है। आप बताइए 2 मिनट में। तब तक मैं आगे बताता हूँ, आप सोचिए इसका आंसर। एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि जो प्रोपेन गैस है, प्रोपेन गैस में जो एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में प्रोपेन जो है ये मैक्सिमम पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, मैक्सिमम फाउंड इन गैस सिलेंडर, ओके। इसके बाद जो ये ब्यूटेन गैस है, इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा कि जो सिगरेट लाइटर होता है जो हम जलाते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, यही ब्यूटेन गैस भरी होती है, ओके। एक पॉइंट और भी याद रखना है कि आपकी जो एलपीजी गैस जो होती है वो क्या करती है, स्मेल करती है। स्मेल होने के लिए उसमें जो हम एक कंपाउंड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, मरकेप्टेन। मरकेप्टेन के वजह से जो एलपीजी है वो स्मेल करता है, ये यूज किया जाता है स्मेलिंग के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मेल इन एलपीजी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके फार्मूला के बारे में सोच लिए होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे, तो मैं बता ही देता हूँ। प्रोपेन, प्रोप मीन्स C3H8, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आता है ब्यूटेन, C4H10, ये दोनों फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब ये भी बात आप समझ चुके हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सॉलिड CO2 गैस, ओके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। ये भी आपको बातें याद होनी चाहिए। इज चेंज इनटू CO2 गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेयर। अब ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। ये आपको बातें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस स्टेट में होता है, एक तरह की सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है। और ये डायरेक्टली चेंज किस में हो रहा है, तो ये भी बात आपको याद रखना है कि डायरेक्टली चेंज हो रहा है किस में, गैस में, ओके। ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं कि डायरेक्टली चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनली आपको ये मैं बातें बता चुका हूँ। आपको समझना होगा कि जो ये ड्राई आइस है, मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक कैसा मटेरियल है, तो आपको मैं ये बता चुका हूँ कि एक तरह का क्या है, सब्लिमेट मटेरियल है। इसके बारे में आप पिछले लेक्चर में आप बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ चुके होंगे। इस बेस पे आप ये बातें बोल सकते हैं, दस वी कैन से डैट स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस आर डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स इसके स्टेट को हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के स्टेट को हम किसकी हेल्प से,
टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों की हेल्प से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं उनका आंसर दूँगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैटर की फोर्थ स्टेट के बारे में आते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी ये बेसिकली आपके स्टैंडर्ड से क्लास 9th के हिसाब से मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही पढ़ने हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पांचों ही स्टेट अच्छे से समझा दिया जाए। पढ़ लीजिए, नेक्स्ट हर क्लासेज में इसका यूज में आएगा। तो देखते हैं, व्हाट इज़ प्लाज्मा। तो अब प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड गैस, ये बात आपको समझना है। आयोनाइज्ड गैस क्यों है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में नीचे बताने वाले हैं, ऐसा क्यों है इस चीज़ के बारे में। आगे देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। अब ये गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, आयंस है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। द एटम विच हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस बेस पे ये बोला जा रहा है कि जो प्लाज्मा स्टेट है आयन से फॉर्म हुआ है, और जब ये आयन से फॉर्म हुआ है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो जाता है, अफेक्टेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किस चीज़ से बना हुआ है, आयन से बना हुआ है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरल, ये नेचर में नेचुरली पाया नहीं जाता। दिस क्यों नहीं होता है, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये जो स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, ये नेचुरल नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड किया जाता है। अब ये प्रिपेयर्ड किया जाता है तो कैसे किया जाता है, कहाँ पे ये प्लाज्मा स्टेट यूज में आता है, इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से आप देखिए, अब इस प्लाज्मा स्टेट की फॉर्मेशन की जब नौबत आई, टाइम आया, तो इसमें अब होगा क्या, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। कि अब आप देख ही रहे हैं कि इसके लिए वैक्यूम ट्यूब लिया गया। आप क्या लेते हो, वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब में पहले ही आप क्या करेंगे, इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस फिल कर दिया जाएगा। और जैसे ही नोबल गैस आप फिल कर रहे हो तो वो अपने पॉजिटिव आयंस में प्रेजेंट हो जा रहा है। अब इस वैक्यूम ट्यूब में अपने इनर्ट गैस फिल किया, अब इसमें करना क्या है कि आपको क्या करना है, करंट सप्लाई करना है। लेकिन ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। ये बातें आपको समझना होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन करंट इधर, ये इधर, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट जैसे ही सप्लाई किया जा रहा है इसमें, ये करंट सप्लाई हो रहा है, ये किस आयंस में ब्रेक हो रहा है, माइनस। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जैसे ही इनर्ट गैस पॉजिटिव एवं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव आपस में मिलते हैं मीन्स माइनस और पॉजिटिव जैसे ही इस वैक्यूम ट्यूब में आपस में कनेक्ट होंगे, कोलाइड करेंगे, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब ये और ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जब आपस में कोलाइड होंगे तो वहाँ पे इसी स्पार्क्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये लाइट हम यूज करने लगेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं समझाने की कोशिश, मुझे लग रहा है कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप एक वैक्यूम ट्यूब लेंगे और वैक्यूम ट्यूब में आपको इनर्ट गैस फिल कर देना है, और उसी समय जैसे ही आप
इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो उसमें वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ये आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होने से स्पार्क जनरेट होगा और ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आपस में कोलाइड होकर वो क्या कर देंगे, लाइट प्रोड्यूस कर देंगे। और इस लाइट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिए आगे इसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप प्लाज्मा के यूज कहाँ पे होती है, आप तो ये बातें समझ गए कि हाउ टू जनरेट प्लाज्मा स्टेट मीन्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्लाज्मा यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि ट्यूबलाइट में क्या यूज़ किया जाता है, प्लाज्मा यूज किया जाता है। CFL में क्या यूज़ किया जाता है, प्लाज्मा। नियॉन लैम्प, इसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, प्लाज्मा यूज किया जाता है। अब ट्यूबलाइट, CFL, नियॉन, इसमें प्लाज्मा ही क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको माइंड में आना चाहिए। इसमें क्यों किया जाता है, रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें कोई भी बल्ब नहीं यूज़ किया जाता। बल्ब ना यूज़ करने का मतलब मीन्स आप समझ रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि उसमें उसका फिलामेंट यूज़ किया जाता है। और फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है आपको याद होनी चाहिए, टंगस्टन का। और उसमें आर्गन गैस फिलअप किया जाता है। बट आपकी जो ट्यूबलाइट, CFL, नियॉन लैम्प है, इसमें कोई फिलामेंट यूज नहीं किया जाता। डेट्स वाई, इस वजह से इन सारी चीज़ों में ये प्लाज्मा फिल किया जाता है। और प्लाज्मा जब फिल किया जाता है तो इस पे ये वर्क करते हैं ट्यूबलाइट, CFL, नियॉन। अब इनकी कलर भी डिफरेंट होती है, अलग अलग डिफरेंट कलर के भी बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम उसमें क्या करते क्या हैं कि पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रांसियम, अलग अलग चीज़ें भर के हम उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है, बहुत डिटेल में नहीं समझना है। थोड़ी सी बातें यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप ट्यूबलाइट को मरकरी भी बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली देखा जाता है कि ट्यूबलाइट को मरकरी भी बोला जाता है। मरकरी बोलने का रीज़न क्या होता है, बिकॉज इन ट्यूबलाइट Hg क्या है, मरकरी का सिंबल है। ठीक है, Hg फिल इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये वेपर के फॉर्म में फिलअप होता है। Hg ही वेपर के फॉर्म में ट्यूबलाइट में फिलअप किया जगह होता है, इसलिए उसको बोला जाता है मरकरी भी आप बोल सकते हो। अब आगे और भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो Hg है, आप ये बोल सकते हैं कि यह एक तरह का क्या है, मेटल है। Hg इज अ मेटल। लेकिन आपको याद रखना है कि मेटल्स की ग्रुप में यही एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। डेट्स वाई मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, इसलिए मरकरी को क्या बोला जाता है, एक लिक्विड मेटल बोला जाता है। ओके, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे की बातों को एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका एक और पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ओर ऑफ मरकरी। तो आपको याद रखना होगा, ओर ऑफ मरकरी इज सिनेवर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी। अच्छे से वीडियो को पॉज करके सुनिए, देखिए, समझिए। ओके, आगे हम चलते हैं। अब हम लोग मैटर की फिफ्थ स्टेट मीन्स लास्ट स्टेट पढ़ने वाले हैं। इसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नॉर्मली इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक प्लाज्मा स्टेट की नॉर्मली हम यूज तो कर लेते हैं, बट इस स्टेट के हम लोग यूज ऐसे नॉर्मल बिहेवियर में नहीं कर पाते। ये लैब में ही यूज किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइज नहीं हो पाया। फिर भी इसको देखते हैं, समझते हैं। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाई दिस स्टेट ऑफ मैटर मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है संघनित अवस्था। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाई G.C. बोस, एक ये साइंटिस्ट हुए और एक दूसरे साइंटिस्ट मिस आइंस्टीन। ये करते क्या हैं कि G.C. बोस और आइंस्टीन आपस में मिलकर, दोनों लोग मिलकर इस स्टेट की डिस्कवरी करते हैं। इसलिए इन दोनों लोगों को 1995
1995 को इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। ये बात को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोगों ने मिलके बोस आइंस्टीन कंडेंसेटर की खोज की थी। आगे अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि 1995 मीन्स 1995 को दोनों साइंटिस्ट को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये बातें हम लोग पीछे जान चुके हैं कि टेम्परेचर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स प्रेशर को हमने डिक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर को हमने इंक्रीज किया तो टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज होगा। ये बातें समझते हैं। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट करते क्या हैं कि एक मशीन के थ्रू एक मशीन के थ्रू टेम्परेचर को भी बिल्कुल लो कर देते हैं और प्रेशर को भी लो कर देते हैं, जिसमें इसको सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर, थोड़ा सा वेट कर। इस स्टेट को जनरेट करने के लिए दोनों साइंटिस्टों ने मशीन के द्वारा प्रैक्टिकल लैब में, जो दोनों साइंटिस्ट बोस आइंस्टीन एक मैटर लेते हैं, एक पदार्थ लेते हैं और उसी पे बहुत ही कम ताप एवं कम दाब मीन्स सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसे BEC ब्रीफ में अगर बोला जाए BEC कहते हैं, जिसका फुल नेम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस बात को मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आप इस अवस्था को जनरेट करने के लिए GC बोस एंड आइंस्टीन दोनों लोगों ने एक साथ कार्य किया और 1995 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और ये बातें हम समझ रहे हैं कि दोनों जो रिलेशन है एक दूसरे के क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये लोग करते क्या हैं कि इस स्टेट को जनरेट करने के लिए मशीन के द्वारा ये प्रैक्टिकल लैब में ये प्रोसेस होता है। प्रैक्टिकल लैब में एक मैटर लेते हैं और उस पे बहुत ही लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ही BEC कहते हैं, मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज BEC, और BEC इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन एराइज एट वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें भी हो रही, तो उस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पर समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद उसी में प्रेशर चेंज में इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज का ही ये टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपसे टेस्ट लूँगा, फिर बाकी और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सारे क्वेश्चंस का भी मैं डिस्कशन आपसे रखूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टॉपिक को समझा दूँ। ओके, तो आते हैं, समझते हैं। तो व्हाट इज इवापोरेशन? अ सरफेस फिनोमिना in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। जैसा कि आपने देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। उस लिक्विड को अब वेपर में चेंज करने के लिए मैं वहाँ पे बताया था कि टेम्परेचर को और ज़्यादा क्या किया गया? बढ़ाया गया, जिससे वाटर क्या होने लगा था? बॉयल होने लगा। तो उस सिचुएशन को आपको समझना, कुछ वही से बताया जा रहा है। पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। हायर काइनेटिक एनर्जी इसलिए हुआ क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी जो
मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट करने लगे, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, आगे चलते हैं। सो दे ब्रेक, और वो इजीली क्या हो गए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए ब्रेक हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये तो बातें आप समझ गए होंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये क्या क्या चीज़ें इसको इफेक्टिव बना सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और सरफेस एरिया से इसका रिलेशन कैसा है, तो आपको याद रखना होगा कि जो इवापोरेशन की रेट है ये सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एरिया यदि कम होगी तो इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एरिया यदि आप डिक्रीज करोगे तो इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आइए तो देख लेते हैं। अन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप अपने ड्रेस को क्या करते हो, वॉश करते हो, और वॉश करने के बाद आप उस ड्रेस को वैसे ही रख देते हो, तो देखते हो कि वो, और उसी दूसरे कपड़े को कहीं फैला दो, एक्सपेंड कर दो, तो देखोगे कि जो अपने ड्रेस को फैलाया हुआ है वो जल्दी इवापोरेट हो गया, मीन्स सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जो आपने ऐसे ही रख दिया है वो अभी नहीं ड्राई हो पाया, नहीं सूख पाया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सेकंड जो है बी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के पे भी ये डिपेंड करता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन की रेट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन की रेट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देख लेते हैं। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हेंस रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। तो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, इवापोरेशन रेट इज इंक्रीज, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन। मीन्स इवापोरेशन जो है अब ये ह्यूमिडिटी से क्या है, इन्वर्सली है। कि जैसे ही ह्यूमिडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो सिचुएशन में इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी यदि डिक्रीज हो गई तो आपका इवापोरेशन इंक्रीज हो गया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ह्यूमिडिटी, आपने आंसर सोच लिया होगा। तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जो फाइनली ये डिपेंड करता है किस बातों पे, इस चीज़ को भी देख ले। लास्ट फैक्टर जो इफ़ेक्टिव बनाता है आपकी इवापोरेशन को, तो व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। आप ये देख रहे हैं कि जब विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, उस सिचुएशन में इवापोरेशन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब एयर की स्पीड से इवापोरेशन की रेट भी क्या होती है, डिपेंड होती है। और वो डायरेक्टली, अगर एयर तेज़ चल रही है, मूव तेज़ी से कर रही है, तो आपकी इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि एयर की स्पीड लो है तो इवापोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब इसके लास्ट कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम देख लेते हैं। लास्ट जो बचा, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, तो इसको भी देख लेते हैं। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, जब लिक्विड क्या होती है, इवापोरेट होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इस चीज़ को आप देखे ही हैं क्यों होता है, ये भी बात आप पीछे पढ़ चुके हैं।
ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल, जिस वजह से ऐसा होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे यहाँ तक। अब कुछ चीज़ें और बची हैं मैं जो डिस्कस कर, आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग के कुछ ऐसे। व्हेन वी पुट एसीटोन इन आवर हैंड, जैसे आप एसीटोन को क्या करते हो अपने हाथ, तो इट गेट इवापोराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। तो सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, इवापोराइड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में हीट एनर्जी टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। क्योंकि आप बातें समझ चुके हैं पीछे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इवापोरेट की रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, गर्मियों में पहनते हैं। टू कीप कूल, क्यों पहनते हैं, क्योंकि ताकि ठंडा रहे। एंड कंफर्टेबल एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, और ये भी बात को याद रखना होगी, कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ओके, सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे शरीर से जो भी स्वीट मीन्स पसीने निकलते हैं उसको ये क्या कर लेता है, इजीली ऑब्जॉर्व कर लेता है आवर बॉडी। एंड एक्सपोज इट एयर एवापोरेट ऑफ स्वीट, जिससे ये क्या होता है, इवापोरेशन की रेट होते रहते हैं। ओके, और इस प्रकार से वो हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल रखता है। ओके, तो हम लोग गर्मियों में क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ये भी बात आपने देख लिया। अब लास्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में आप अपने घरों में आप क्या करते हो, पानी छिड़कते हो, वाटर छिड़कते हो। दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड, और वही जो वाटर है ग्राउंड से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है एंड सराउंडिंग्स एयर टू इवापोरेट, और उसको क्या कर देता है, इवापोरेट कर देता है, दस मेकिंग द प्लेस कूल। और जहाँ पे आपने ऐसा किया है वो स्थान क्या हो जाता है, इसी वजह से ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें और इस चैप्टर से रिलेटेड बची हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि आज ही एंड कर दूँ। सो कोशिश करता हूँ वेट। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं यही लास्ट चीज़ें बताने वाला हूँ। नोट, अब आपको क्या चीज़ें नोट में याद रखनी होगी। इवापोरेशन इज फिनोमिना को याद रखना होगा। इवापोरेशन इज फिनोमिना दैट थ्योरेटिकली टेक्स प्लेस इन ऑल लिक्विड, थ्योरेटिकली ये ऐसा होता है, बट इन जनरल व्हेन वी से इवापोरेशन वी मीन इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इवापोरेशन का मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर की बात की जाती है। ओके, इन बातों पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। आगे एक टॉपिक और पूछते हैं, वेपर, व्हाट इज वेपर, अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर विच नॉर्मली इट इज़ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जिसको क्या बोला गया है, वेपर बोला गया। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सॉलिड दैट कैन एग्जिस्ट एज वेपर, कम्फर, नेपथलीन, जो मैंने बातें आपसे डिस्कस किया हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इसके बाद मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 टेस्ट भी लूँगा, और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। सो थैंक यू।